लगता था कि ये गाना मुश्किल है। खास तौर पे सज्जाद साहब का जब गाना होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि इनको जो चाहिए, क्योंकि वो बहुत पर्टिकुलर होते थे कि कोई सा लगाया ऊपर तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसमें बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में अरबिक म्यूजिक ज्यादा था। अच्छा। तो वो चाहते थे कि बोलों पे जोर नहीं दो, आलाप जोर से नहीं गाओ जी। तो मैंने उनसे वो सीखा, और वो जब उनका गाना होता था तो मुझे डर लगता था कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं गा जाऊंगी कि उनको अच्छा नहीं लगे। ये भी मुझे ध्यान रहता था कि म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं ये होना चाहिए कि अरे मैंने क्या बनाया था और क्या गा के गई, ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उसके मुंह से ये होना चाहिए कि अच्छा गाया। मेरे ख्याल से आमतौर से यही हुआ है जब आपने कहा कि म्यूजिक डायरेक्टर ने सोचा मैंने क्या बनाया था इसने क्या गा दिया। लता जी, और भी हमारे कई दोस्त हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो एक सवाल आपके सामने अमिताभ बच्चन साहब हैं, वो पूछना चाहेंगे। स्क्रीन पे देखिए उन्हें। लता जी, जीवन के 80 वर्ष आपने पूरे कर लिए। मेरे और मेरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। आप चिरायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से हमारी कामना है। मुझसे कहा गया है कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए। लता जी, मेरा ऐसा मानना है कि संगीत का सही सुर एक ऐसा तार होता है जो मनुष्य को ईश्वर के साथ जोड़ता है, जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। एक आम प्राणी के लिए उसके सारे जीवन में ऐसा अनुभव शायद ही उसके लिए संभव हो, लेकिन आपके जीवन का हर एक पल इस तार के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। हर पल ऐसी दिव्य शक्ति के साथ जुड़े रहने में आपका कैसा अनुभव रहा है? अमित जी, आपने मुझे विश किया, उसके लिए मैं आपकी फैमिली के और आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रश्न है बड़ा मुश्किल, पर संगीत मेरा जीवन है और मैं बचपन से गाती रही हूं, और गाना अब मेरे लिए सिर्फ मेरी लाइफ गाना ही है और कुछ नहीं है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो सही गाता है, सुर में गाता है, उसको भगवान बहुत आसानी से मिल जाता है और उसका सुर वहां तक पहुंच जाता है। मैं कोशिश कर रही हूं, अभी तक तो नहीं पहुंची हूं, पर मुझे लगता है कि मैं इसमें अगर कामयाब हो गई तो मुझे बहुत खुशी होगी कि वाकई मैं भगवान तक पहुंच जाऊं। आपको किस हीरोइन के बारे में लगा कि जो लिप मूवमेंट उसने आपके गाने का किया है? इसलिए कि मैं ये भी जानता हूं कि जब आपने गाए हैं गाने मीना कुमारी के लिए, नरगिस के लिए या किसी दूसरी हीरोइन, तो आपने ध्यान में रख के गाया है कि मैं इस हीरोइन के लिए गा रही हूं, और आवाज में तब्दीली की है। और कब एक वक्त तो था हम गाना सुन के बताते थे कि ये उसके लिए गाया होगा लता जी ने, मगर ये हीरोइन कितना आपकी आवाज को अपना पाती थी, और कौन हीरोइन थी जिसने आपको सही लिपसिंग किया है आज से पहले अब जो भी हो? मैं नरगिस थी, मीना कुमारी जी थी, मधुबाला थी, साधना, पर इन सब में मुझे नूतन का बहुत अच्छा लगा। नूतन का एक गाना था मनमोहना बड़े झूठे, सीमा का एक क्लासिकल गाना हीरोइन के लिए, वो भी एक्टिंग के साथ गाना, वो बहुत मुश्किल था। उसमें ताने थी और वो एक ताला था, उसमें उठना मतलब बराबर सम पे आना। उसने तानपुरा भी सही बजाया था। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा किसी को, तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो गाती है।
और वो गाती थी और स्टेज पे भी गाती थी। तो उसने जो लिप मूवमेंट दी थी वो बहुत सही थी। मुझे याद है वो। हाँ, मैंने तभी देखी थी पिक्चर, लेकिन उसमें जो आपकी मुर्कियां हैं वो उन्होंने अपने गले में बराबर, दिखाई। हाँ, इतना अच्छा किया था उन्होंने। बहुत अच्छा किया। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अब अगर अमिताभ जी को सवाल पूछने दिया गया है तो फिर दूसरों का भी अधिकार बनता है। तो अब इस बार आमिर खान है। अच्छा, नमस्ते दीदी। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जो आपके फैंस हैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपको इतनी कामयाबी दी, इतनी खुशियां दी हैं अपनी जिंदगी में, और हमारी ये दुआ है कि आगे भी आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहें। दीदी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे और एक रिक्वेस्ट है। पहला सवाल ये है कि वैसे तो आपने बहुत सारे गाने गाए हैं अपने करियर में और हमको तो सभी गाने पसंद आते हैं, लेकिन वो कौन सा एक गाना है जिसे गाने के बाद भी आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ने के बाद भी वो गाना आपके साथ रहा और उसका बहुत गहरा या अच्छा असर हुआ आप पर? वो कौन सा एक गाना है जो आपने गाया है? दूसरा सवाल ये कि वो कौन सा एक क्रिएटिव इंसान है, डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, लिरिक राइटर हो, जिससे आप बहुत इंप्रेस हुई हैं, जिनके साथ आपने काम किया है? आपने तो बहुत ही टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया है, तो वो कौन सा एक शख्स है जिसका सबसे ज्यादा असर हुआ आप पर या जिनसे आप सबसे ज्यादा इंप्रेस हुई? रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आज मैं भी बैठकर ये शो देखूंगा, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एज अ फैन कि आप आज आपके जन्मदिन पर आप हमें किसी भी अपने गाने की 2-3 लाइंस सुना दें। थैंक यू सो मच दीदी, लॉट्स ऑफ लव। आमिर जी नमस्कार। आपने मुझे मेरी बर्थडे के लिए विश किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। और आपने मुझे ये पूछा कि वो कौन सा गाना है जो गाने के बाद आपको याद रहा, स्टूडियो से निकलने के बाद भी वो मैं साथ लेके गई उसको अपने, वो कौन सा गाना है? वो गाना था ऐ दिले नादा। वो मुझे गाना बहुत अच्छा लगा था। जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन भी मैं मतलब उसको गाती रही, बाहर आके भी मैं गा रही थी, और वो उसके मुझे बोल भी पसंद थे और गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा सवाल आपका था कि वो कौन शख्स है जिसका मतलब राइटर या म्यूजिक डायरेक्टर या कोई भी, तो इसका सवाल, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत से राइटर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे और वो गाना मतलब सुनने के बाद अच्छा लगा। म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बहुत थे जिन्होंने गाने मेरे बनाए। सलील दा के गाने गाते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता था, मदन भैया के गाने मुझे बहुत पसंद थे, और एस.डी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन, जयदेव जी, जिनका अल्लाह तेरे नाम मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक आदमी ऐसा कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब रहा आखिरी आपके रिक्वेस्ट। अभी इस वक्त गाना तो मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं इतना ही कहती हूँ कि ए क्या बोलता तू। लता जी, वाकई मतलब इतना लंबा चौड़ा करियर और जैसे आज भी चलता ही जा रहा है, उसमें कितने म्यूजिक डायरेक्टर्स आए, सॉन्ग राइटर्स आए, अलग अलग तरह के ट्रेंड्स आए, अलग अलग तरह के दौर आए जिनमें आपने गाने गाए। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि 50s, 60s, लेट 40s और 50s, 60s के जो गाने थे, आज आप देखिए किसी को 50 साल हो गया, किसी को 45 साल हो गया, और आज भी उस के बोल लोगों को याद है, वो गीत लोगों को याद है। आप स्टेज पे शुरू करती हैं और पूरा ऑडिटोरियम क्लैप करता है। आज भी हम जो
वरना 3 महीना भी लंबा टाइम है। कि एक तरफ गाने जो हैं वो आपको 50 साल बाद याद है, दूसरे 5। क्या गड़बड़ क्या है? मुझे गड़बड़ ये लगती है कि जावेद साहब उस वक्त आपको याद होगा बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और हर म्यूजिक डायरेक्टर ये कोशिश करता था, उसके यहाँ रहती थी वो बात कि मैं ऐसा काम करूं जो ये बाकी है उनसे अलग और अच्छा हटके लगे। ये शायद थे बहुत सारे। अभी मजरूह साहब मतलब जावेद साहब अगर हम लोग देखते हैं तो 2 नाम आते हैं, जावेद अख्तर, गुलजार। तो वो भी नहीं है, उस वक्त बहुत सारे लोग थे। अच्छा, सिंगर्स भी अलग अलग बहुत थे और गाने जो बनते थे, आज गाना फिल्म में जो बनता है कोई ललबाई नहीं होती है, कोई सैड सॉन्ग नहीं होता है, डांस के गाने होते हैं। नाचते हैं और गाना कहीं फॉरेन में दिखाया जाता है। मतलब गानों के लिए प्रोड्यूसर्स के मन में कोई प्यार ही नहीं रहा है, मैं ऐसे मानती हूँ। तो ये 50 अभी कई बार ऐसा होता है और मेरा एक आध बार कुछ झगड़ा भी हो गया था कि मैंने कहा ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पहले भी क्या ये म्यूजिक कंपनी के मालिक होते थे, आके बताते थे कि इस तरह से गाइए, इस तरह से लिखिए, इस तरह से ट्यून बनाइए। आजकल होता है। अच्छा, जी हाँ जी हाँ। तो ये म्यूजिक फिर ऐसी ही बन रही है। ये नहीं, ये तो जरा लेटेस्ट बात है। मतलब मैंने सुना नहीं कभी कि म्यूजिक कंपनी वाले भी बोलने लगे हैं। तो अच्छा है। जी जी। फिर भी एक गहराई थी म्यूजिक में जो अब नहीं रही। गहराई थी। देखिए अभी आपका ही गाना मैं आपको बताऊं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जी, कितना चला था, कितना अच्छा पिक्चराइज हुआ था, कितना अच्छा वो गाना लगता था, कितना अच्छा गाया था, कितना अच्छा म्यूजिक था। जावेद साहब, हालांकि उसको बहुत देर नहीं हुई। अब मसलन देखिए ना क्या हो गया आने वाला। अब वो उसमें जो चैन है, एक चीज जो चली गई वो है चैन। और जब वो शुरू होता है तो एक तो मिनट 1.5 मिनट तो लगता है वो उसमें रिदम पे आने के लिए, उसमें एडलिप चलता रहता है। और मगर आज भी उसका वो शुरू होता है और पूरा ऑडिटोरियम जो है क्लैप करता है। उनमें से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे हॉल में बैठे हुए जो पैदा ही नहीं हुए होंगे जब महल रिलीज हुई। बिल्कुल। लेकिन उनको भी उस गाने से उतनी ही मोहब्बत है। ये एक दो आपके ऐसे, खैर ऐसे तो क्या सैकड़ों गाने ऐसे हैं, लेकिन एक दो गाने ऐसे आप बताएं कि जैसे अब यही गाना है। और आजकल ये मैं बताना चाहूंगा टीवी पे कि ये गाने आपने पूरे के पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ खड़े होके गाए हैं। उस जमाने में तो सहूलतें नहीं थी जो आज है। अब तो एक एक लाइन अलग गाई जा सकती है, डब की जा सकती है, एक शब्द डाल देते हैं, एक एक बोल डाल देते हैं। तो ये गाने का तजुर्बा क्या रहा, किस तरह से आपने गाया था आएगा आने वाला? ये कमाल तजुर्बा है। जावेद साहब, स्टूडियो पूरा खाली था। रिकॉर्डिंग जो उनका थिएटर था वो बहुत छोटा था, पर ये गाना उन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जहाँ शूटिंग होती है। अच्छा, कौन से स्टूडियो? मालाड, बॉम्बे टॉकीज। अच्छा। तो उस वक्त एक उसके जो प्रोड्यूसर थे पारसी सज्जन थे और अपने अशोक कुमार जी थे। तो गाना हमने शुरू किया तो डायरेक्टर साहब ने आके कहा कि मैं इफेक्ट चाहता हूं, जो शेर है वो दूर से सुनाई दे। अब मैं माइक के सामने हूं तो दूर से हो ही नहीं सकता है,
तो पहले तो वो सुनते रहे, बहुत देर तक चलता रहा। फिर मुझे उन्होंने कहा कि लता तुम एक काम करो, माइक यहाँ है, तुम वहां जाओ। किसने? म्यूजिक डायरेक्टर? म्यूजिक डायरेक्टर को डायरेक्टर ने कहा और वो सब ने मिल के तय किया, तुम जाओ, वहां जाओ, वहां खड़ी हो जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं वहां गई। अब म्यूजिक इधर बज रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहां से शेर शुरू करो, खामोश है जमाना, चुपचाप है सितारे। ये मैं वहां, और कहने लगे एक एक कदम चलती हुई आओ, और जहां आएगा आने वाला होगा तब तुम माइक के पास आ जाना। अब जहां ये सारी हीरोइंस की बात हुई तो उन सिंगर्स की बात हो जिनके साथ आपने न जाने कितने गाने गाए हैं, वो रफी साहब हों, तलत साहब हों, मुकेश जी हों, किशोरदा तो इनसे जूनियर हैं थोड़े, फिर किशोरदा हैं, हेमंदा, उनके साथ बहुत गाने आपने गाए हैं, उनकी म्यूजिक में भी गाए हैं और उनके साथ भी गाए हैं। तो इन सिंगर्स के बारे में आपका इनके साथ गाने का क्या तजुर्बा रहा? एक जमाना तो था तो आप थीं और रफी साहब थे मेल सिंगर्स में, न जाने कितने आप लोगों ने साथ में गाने गाए हैं, गिन नहीं सकता आदमी। तो आपका उनके साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और सभी मतलब सिंगर्स थे वो एक दूसरे को समझते थे हम लोग कि क्या गाना चाहिए, आप क्या गाएंगे तो मैं वैसे गाऊं। मैं पूछा करती थी कि इस तरह आपको, सिर्फ मैं रफी साहब के साथ कभी कभी मैं थोड़ा ये मतलब मजाक ही करती थी कि एक गाने में ऐसा हुआ कि उस गाने में एक जगह थी, खाली जगह थी, तो मैंने एक छोटी सी हरकत सोच के रखी और वो मैंने कही नहीं, और मैं गाती रही, और जब टेक हुआ फाइनल मैंने वो गाया तो रफी साहब बहुत नाराज हुए। कहने आप गा गई और हमको नहीं मालूम था, आपने पहले गाया था तो हम भी गाते हैं। मैंने कहा मैं आपको चिढ़ाने के लिए मैंने किया। बाकी सब मेरे साथ। एक मैं आपको किस्सा सुनाऊं कि जब पहली मर्तबा हेमंदा के साथ मैंने डुएट गाया, हेमंदा के साथ से भी पहले एक सुरेंद्र कौर करके सिंगर थी, तो वो लंबी चौड़ी मतलब एकदम, तो एक माइक पे गाया जाता था। तो मैं और सुरेंद्र कौर डुएट गा रहे थे, तो मुझे उन्होंने छोटा ये दिया स्टूल, कहने इस पे खड़े होके गाइए ताकि माइक। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे मतलब ये इतनी लंबी है और मैं इतनी छोटी हूँ। तो उस वक्त तो वो थी, ठीक है। उसके बाद आए हेमंत दादा, अब वो सामने खड़े और इधर मैं, माइक बीच में। तो हेमंत दादा के सामने तो मुझे और बड़ा स्टूल दिया, क्योंकि वो तो 6 फुट थे। जी जी। अब मैं उस पे खड़ी रही। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ये एक माइक पे गाना अच्छा नहीं है, या कोई ऐसा सिंगर मिले जो मुझसे छोटा हो। और लकीली क्या हुआ कि हमारे एक मराठी सिंगर थे, उनके साथ मेरा डुएट था, तो उनको पार्टनर दिया। वैसे आपको काफी सिंगर मिले हैं जो आपसे छोटे थे। अच्छा। ऐसी बात नहीं। मुकेश जी के साथ भी आप बहुत, मेरा बहुत अच्छा था उनके साथ। और मुकेश भैया का गाना मतलब बड़ा लिमिटेड था उनका, मतलब जो खास टाइप के गाने वो गाते थे, नीचे ज्यादा हो तो अच्छा लगता था उनको, ऊंचा हो तो थोड़ा थक जाते थे और कंटालते। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती थी कि एक दिन हम लोग गा रहे थे तो कोई फ्लूट बजा रहा था, तो उसने एकदम से बेसुरा कुछ बजाया, तो उन्होंने वहीं से पूछा, अरे मेरी कॉपी कौन कर रहा है? वाह वाह वाह। अच्छा, मैं इतने सारे सिंगर्स के बारे में आपसे सवाल कर लिया, और एक और सिंगर जिसके साथ आपने गाने काफी गाए, उनके बारे में पूछा नहीं आपसे मैंने, और वो सिंगर है आशा भोसले।
अच्छा। जो न सिर्फ सिंगर हैं और आप दोनों के भी डुएट्स बहुत से हैं और आपकी बहन भी हैं। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है लता जी, मैं तो आपको भी जानता हूँ, लता जी को, आशा जी को भी जानता हूँ, दोनों से अलग अलग भी मिला हूँ, साथ भी मिला हूँ, और ये भी मैं जानता हूँ कि आप एक बिल्डिंग में एक फ्लोर पे रहते हैं, जहाँ एक फ्लैट इधर एक फ्लैट है और बीच में दरवाजा खुला रहता है और इधर से उधर भी बच्चे भागते फिरते हैं। उसके बाद मुझे बड़ी हैरत होती है कि दुनिया में ऐसी बात होती है कि दोनों बहनों में बड़ा एक कंपटीशन है और टेंशन है। मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया। ये गॉसिप कहाँ से शुरू हुई है? नहीं जावेद साहब, ऐसी तो कोई बात है नहीं। जैसे आपने कहा कि कोई टेंशन या कुछ नहीं है, पर कुछ लोग मजा लेते हैं इधर की उधर बात करके जी, कि मुझे आके कह दे कि आशा आपके लिए ये कह रही थी, आशा को जाके ये कह दे कि लता ने ये कहा। तो इस तरह का कुछ लोग करते रहते हैं, बाकी मेरी उसकी तो कोई मतलब। हाँ, मुझे तो और वैसा भी जहाँ तक गाने का स्टाइल है, उसका स्टाइल बिल्कुल अलग है, मेरा बहुत अलग है। मैंने कभी ज्यादा कैबरे सॉन्ग गाए नहीं, उसने हर तरह का गाना गाया, बल्कि मैं कहूंगी कि वो वर्सेटाइल सिंगर है। अब एक सवाल हमारे दोस्त ऑस्कर विनर ए.आर. रहमान साहब करना चाह रहे हैं, तो देखिए क्या पूछते हैं। Lata ji, I wanted to ask you this question for a long time. I think when you started so young as a singer and you've been singing, you've seen the best of melody makers and lyricists and probably everybody. It's so hard to keep sustaining your interest as an artist and to be excited and to be fired up. But I find that you are still, when you come near the mic, you have that you want to deliver the best. How do you get that? Because when I sometimes feel that, when I feel frustrated that, because I've been working from the age of 12, that you go and then, what will I be thinking at the age of, if I live, unfortunately, till 70 or 80, what is that thing which I need to learn from you to stay interested in life and in music? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, बड़ा मुश्किल जी जी, कि आप इतने बरस बाद भी जब आप माइक पे जाती हैं तो आपका जोश, आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट वही होता है। कहते हैं भाई मैं तो इतनी उम्र तक पता नहीं मैं आगे मैं ये इतना इंटरेस्ट और इतना मैं जोश अपने में रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, और क्या तरकीब है उसे रखने की। रहमान साहब, आपने मुझे पूछा, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे, पर इतनी उम्र तक मैं जो गा रही हूँ, एक बात जरूर है कि मुझे गाने से बहुत लगाव है और गाना ही मैं अपनी लाइफ समझती हूँ। और जब मैं काम करती हूँ तो मैं उसके सिवा और कुछ सोचती नहीं हूँ। कोई भी दुनिया की चीज मुझे उस वक्त रोक नहीं सकती है, मैं उसी में ढल जाती हूँ बिल्कुल और काम करती हूँ। और वही चीज है, और भगवान की देन है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि मुझे वो पीछे से धक्का मारते हैं और मुझसे करवाते हैं वो काम। और मुझे उम्मीद है कि, बल्कि मुझे यकीन है कि मैं यही कहूंगी कि आपने जो कहा कि आप क्या करेंगे, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही काम करेंगे। और आप, अभी तो मैं 80 हूँ, आप 100 साल तक ऐसा काम करेंगे। रानी मुखर्जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो देखिए अब फिल्मों की रानी, सुरों की महारानी से क्या पूछती हैं। नमस्ते लता जी, आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत
शुभकामनाएं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ लता जी कि आजकल आप ज्यादा गाने गा नहीं रही है, लेकिन आप मेरी अगली फिल्म के लिए आप मेरे लिए प्लेबैक सिंगिंग करेंगी? रानी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बर्थडे पे शुभकामनाएं दी हैं। आप पिक्चर बना रही हैं और आप तो मेरी बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं। मैं बहुत पसंद करती हूँ आपकी एक्टिंग। हालांकि आजकल आप कम आ रही हैं फिल्मों में, तो कोई खास वजह है या नहीं मालूम नहीं। जहां तक गाने का सवाल है, मैं जरूर गाऊंगी, सिर्फ मैं ये देखूंगी कि गाने कैसे बने हैं। आपने कहा था कि पहले ऑर्केस्ट्रा होता था कि सिंगर को थोड़ा आराम मिल जाए, अब सिंगर होता है कि ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा सा आराम मिल जाए। ये हो गया। हमारी शर्मिला टैगोर जी, जिन्होंने बहुत लिप सिंक किया आपके गाने, वो भी अपनी ही आवाज में इस बार कुछ सवाल करना चाहती हैं। जी। Hello Lata ji, many happy returns of the day. I just want to know, who's your favorite cricketer? I know you like cricket. बर्थडे मुबारकबाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला जी। और क्रिकेट तो मुझे सभी लोग अच्छे लगते हैं, पर अगर आजकल आप पूछेंगे तो मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है। मैं यही कहना चाहूंगा कि न सिर्फ गीत बनाने वालों को, लिखने वालों को, कंपोज करने वालों को, गाने वालों को आप एक एडवाइस दें, सुनने वालों को भी एक एडवाइस दें। आखिर में बिल्कुल बताइए, इसलिए कि आप जो कहेंगी उस बात को लोग याद रखेंगे कि क्या करना चाहिए। जावेद साहब, बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि सुनने वाले मालूम नहीं क्या सोचेंगे, पर क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आजकल सुनने वालों के कान ही बिगड़ गए हैं, कुछ गड़बड़ है, तो मालूम नहीं क्या पसंद आता है। अगर वो अच्छा जरा सुने, और सबसे जरूरी है कि वाकई उसके बोल कैसे हैं, उसकी ट्यून कैसी है, गाना किस तरह बनाया गया है और वो किस तरह पिक्चराइज हुआ है। ये सारी बातें अगर वो देखेंगे तो वाकई अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अच्छा सुनिए। अच्छा, बहुत लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई और हम लोगों को इतनी देर आपकी बात सुनने का